Hi, Ms. Ba. Good evening. Good evening, sir. All right. So in this chapter, ये chapter के अंदर आपको क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है? So in this chapter, initially you will get to see यहाँ पे जिसमें हम discuss करते हैं about the basic idea about the reproductive health. So reproductive health को लेके आपका एक general idea हम यहाँ पे generate करते हैं that why you actually need to have a information about reproductive health को लेके आपको क्यों information आपको चाहिए, क्यों ये आपके लिए जरूरी है ये सब जानना, क्यों सोसाइटी को इसके बारे में जानना यहाँ पे जरूरी है. So that's the initial part we try to understand in this chapter. वो हमें पहले हम समझेंगे, right? उसके बाद we'll start with what is your population explosion, and then we will understand something in terms of the birth control, right? So now let's have a look at few things over here. So for example, there's a family planning program जो इंडिया में आपका स्टार्ट हुआ था in the year of 1951. So 1951 के अंदर आपका यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था. It was about the family planning program. अब इस प्रोग्राम के like guidance के अंदर they were actually conveying the information in terms of कि what are the things you have to take into account, right, while building a family. या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कई सारी information शेयर की गई थी about the reproductive health, right? जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया था about the STDs, contraceptives, like how to take care of a baby after the birth, what should be taken into account before the birth of the child. तो ये सारी information आपके यहाँ पे शेयर की गई थी. So that was something which was discussed in the year of like 1951 में प्रोग्राम रन किया था गवर्नमेंट ने. Okay. तो यहाँ पे टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके डिस्कस किया गया था, बर्थ कंट्रोल क्या होता है, reduce the need of abortion. So all those things were discussed, like all those things were the idea जो डिस्कस करने का प्लान था in the year of 1951 under this program. So याद रखना 1951 के अंदर एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था कंट्री के अंदर, और ये सारी चीजें वहां पे आपकी डिस्कस की गई थी, ये सारी चीजें डिस्कस करने का वहां पे आपका प्लान किया गया था. ओके, आफ्टर दैट there was one more program which was started, reproductive and child healthcare programs. अब ये जो आपका प्रोग्राम है ये आज भी हमारा रन किया जा रहा है. सो जो हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1951 के अंदर, उसके बाद हमने एक एडवांस प्रोग्राम स्टार्ट किया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. सो आज की डेट में ये प्रोग्राम हमारे यहाँ पे रन किया जा रहा है. सो इन टूडेज डेट ये प्रोग्राम के अंदर भी आपके सारे प्रोग्राम्स आते हैं. सो बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, केयर ऑफ द बेबी, प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर. दैट मींस बर्थ के पहले क्या ध्यान रखना है मदर को, बर्थ के बाद क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, द लाइक इनिशियल स्टेज ऑफ वैक्सीनेशन जो बेबीज के साथ किया जाना चाहिए. एवरी इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड ओवर हियर. वो सारी इंफॉर्मेशन आपके इस प्रोग्राम के अंदर आपके यहाँ पे शेयर की गई थी. सो दैट इज वाज समथिंग शेयर्ड इन दिस प्रोग्राम, राइट? सो इनका काम ये था टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, एसटीडीज, एचआईवी, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन. तो ये इनका यहाँ पे प्लान था जो अभी भी ये लोग रन कर रहे हैं, which they are running right now itself. Okay, so now you can see, you know that a family planning was initiated in the year of 1951. तो ये आपको years याद रखने पड़ेंगे because these years become a potential question. ये जो साल आपके यहाँ पे है, they become a potential question over here, right? So अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो इंफॉर्मेशन थी, सी एज अ गवर्नमेंट आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी पॉपुलेशन के साथ, तो आपने वो इंफॉर्मेशन कैसे शेयर की? तो ये शेयर करने के लिए आपके काफी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे. कई सारी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज आपकी इन्वॉल्व थी. नॉन गवर्नमेंट मीन्स एनजीओज. सो मेनी एनजीओज वर इन्वॉल्व इन शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन. सो कई सारे एनजीओज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व थे जो ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए सोसाइटी के साथ काफी इक्विप्ड थे. देन कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व थी. स्कूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यू ऑल्सो हैव अ प्रिंट मीडिया एंड ऑडियो विजुअल्स. ऑडियो विजुअल में आई थिंक आप इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. यहाँ पे हमने 1960s 70s के टाइम पे टीवी और ऑडियो के अंदर हम रेडियो का इस्तेमाल किया गया था, so that we can share the information in terms of reproductive health and all the aspects regarding that. उसके बाद प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी शेयर की गई थी. तो कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी सोसाइटी के अंदर, तो क्या क्या मीडियम आपने यूज किए थे? तो ये 4 मीडियम आपको यहाँ पे यूज रखने याद, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. इनके थ्रू आपने अपनी इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो भी आपकी थी वो आपने यहाँ पे शेयर की थी. अच्छा, वन मोर थिंग है, यू कैन सिंपली रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन.
अगर आपको कोई भी चीज अगर आपको यहाँ पे पूछनी हो ना तो अपना हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी रैंडम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. ठीक है. देन देयर वाज अ इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स. तो ये स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया था. दैट वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का, कि सेक्स एजुकेशन आपके स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया था. सो दिस वाज डन टू शेयर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी थी. उसके साथ साथ स्कूल के अंदर कई सारे मिथ और मिसकंसेप्शंस होते हैं बच्चों के अंदर, उनको रिमूव करने के लिए भी ये प्रोग्राम या ये इनिशिएटिव लिया गया था. तो ये चीज आपको याद रखनी. दीस आर सम ऑफ द जनरल थिंग्स यू हैव टू नो दैट दिस इज समथिंग व्हिच वाज डन. सो गिव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो दिस इज समथिंग व्हिच वाज डन. ये एक चीज आपकी यहाँ पे करी गई थी, राइट. देन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट. हाँ जी बेटा बताइए. कोमल हैज अ फॉर्म. कोमल मैम ने एक फॉर्म शेयर किया, जस्ट फिल दैट फॉर्म लेटर ऑन. एक गूगल फॉर्म मैम ने शेयर किया होगा ऑन द चैट. So after the class, you can just fill that form. It won't take more than 5 minutes. ठीक है. So sexually transmitted disease के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया था, about the fertile couples and methods of contraception. Okay. So यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं fertile couples के बारे में, when we discuss about the fertile couples, so fertile couples वो है बेटा जो उस एज पे आ चुके हैं where they are either married or they are at a stage of getting married. Right, so they are my fertile couple which are at a stage of getting married or they have just got married. तो ऐसे couples के साथ भी बहुत important एक certain kind of information share करना. It's very important to share certain type of information with them. तो इनके साथ कैसी information share की जा सकती है? Like methods of contraception. Methods of contraception क्या होते हैं? तो ये information share करना काफी जरूरी था उन लोगों के साथ, right? Similarly, to share the information about the prenatal care. So that is your prenatal care. This is your prenatal care. So prenatal care का यहाँ पे मतलब आपका यहाँ पे आ रहा है कि the care which has to be taken during the pregnancy. So pregnancy के टाइम पे आपको कैसी केयर लेनी है उसकी इंफॉर्मेशन आपको हेल्थ सेंटर में मिलती है. So that was very, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कन्वे करने के लिए. Then we have something like a postnatal care. So postnatal care के अंदर मतलब what care should be taken after the birth of the child, right? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही थी आपके कई सारे हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल से अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. देन अब ये टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है, एमनियोसेंटेंसेस. याद रखना, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एमनियोसेंटेंसेस इज समथिंग जो काफी पहले करा जाता था. लाइक अभी तो ये बैंड है, लाइक अभी तो ये काफी रेगुलेट किया जाता है बाय द डॉक्टर्स एंड बाय द गवर्नमेंट. ये रेगुलेट किया जाता है. पहले क्या किया जाता था, पहले ये जानना काफी जरूरी होता था लोगों के लिए दैट व्हाट इज द सेक्स ऑफ द फीटस, राइट. एंड जनरली वो इसलिए किया जाता था बिकॉज दे यूज्ड टू अबॉर्ट द फीमेल बेबी. ओके, दे यूज्ड टू अबॉर्ट द फीमेल बेबी. तो पहले के टाइम पे क्या होता था, देयर वाज दिस टेक्निक जहां पे एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा करके मदर के बॉडी में से यू कैन एक्चुअली गेट टू नो व्हाट इज what is the gender of the baby, right? So उसे कहते थे हम लोग fetal sex determination. अभी ये नहीं होता. It has something which does not happen in the country nowadays. But पहले ये काफी किया जाता था. पहले के डेज पे like in the 1970s and before that ये बहुत ज्यादा हुआ करता था. And this was done by the parents to get rid of the female child. So this was done previously, but now it is not been happening. तो इसको लेके भी कई ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था. लोगों को ये बताना जरूरी था दैट व्हाट इज दे शुड हैव equality in terms of having a male and female child, right? So these information was shared. So that was also something which was done. और ये ban भी किया गया था. To determine the sex of the baby was ultimately ये आपका country में हमने ban कर दिया था so that people don't go for this. अगर कोई डॉक्टर ये करता था इसके बावजूद then उनका लाइसेंस वहां से फिर वो कैंसिल कर देते थे. So that is something used to happen over there. Okay. So ये होता था बायोटेक्निक कॉलेज में एमनियोसेंटेंसेस. ओके. So female feticide was something which used to happen way back, but now it has been strongly regulated. अब ये आपको देखते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलता. Okay. So यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है एमनियोसेंटेंसेस इज अ. सो याद रखना ये जो आपका तरीका है आपका यहाँ पे, इसके क्या लगता है आपको एबीसीडी क्या होगा इसके अंदर आंसर? व्हाट डू यू थिंक? एमनियोसेंटेंसेस इज गोइंग टू बी व्हाट? Ma'am B, sir B. Option B. Option B over here becomes my correct answer. Yes, it can be used to determine the sex of the child. So that is something previously people used to do, right?
अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, लाइक दीज आर द क्वेश्चंस, यू कैन हैव अ लुक एट इट लेटर. लेट मी टेल यू वन थिंग. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बात करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ व्हाट हैपेंस इन द एमनियो सेंटेंसेस में आपके यहाँ पे क्या किया जाता है. लेट मी जस्ट टेल यू दिस थिंग. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एमनियो सेंटेंसेस, तो यहाँ पे आप जनरली आप क्या करते हो. ओके, सो याद रखना जो एम्ब्रियो होता है, द एम्ब्रियो विच विल बी प्रेजेंट, सो अज्यूम दैट कि मदर के बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है. सो अज्यूम दैट दिस इज द एम्ब्रियो, assume that this is the embryo, or embryo is surrounded by a fluid. Embryo will be surrounded by a fluid and that fluid surrounded by the embryo is called as my amniotic fluid. अब यहां से चीजों को आप ध्यान दो, this is the new thing which you will understand, तो इसको तरफ आप थोड़ा ध्यान देना. So embryo यहाँ पे surround हो चुका है एक fluid के साथ and that fluid over there is called as my amniotic fluid. This fluid is called as your amniotic fluid. ओके, अब ये एमनोटिक फ्लूइड आपको यहाँ पे मिल रहा है, द एमनोटिक फ्लूइड यू कैन सी ओवर हियर. इस फ्लूइड के अंदर यू विल हैव सर्टेन सेल्स ऑफ द बेबी कैन बी सीन. अगर ये एम्ब्रियो यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो उसके कुछ सेल्स एमनोटिक फ्लूइड में आपको मिल जाएंगे. तो डॉक्टर यहाँ पे करता क्या था, व्हाट द डॉक्टर यूज्ड टू डू ओवर देयर, डॉक्टर यूज्ड टू कलेक्ट द एमनोटिक फ्लूइड. सो वो इंजेक्शन यूज करके एमनोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं, सारा नहीं, दे यूज्ड टू कलेक्ट दिस एमनोटिक फ्लूइड. सो डॉक्टर यूज्ड टू कलेक्ट, दे यूज्ड टू कलेक्ट दिस एमनियोटिक फ्लूइड. अब जब आप एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, यू विल आल्सो गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स. इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपके जो एम्ब्रियो है उसके कुछ सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो विल फाइंड सम सेल्स विल बी सीन ओवर देयर. उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ सेल्स आपको मिल जाएंगे जो एम्ब्रियो के वहां पे होंगे. अब यहाँ पे क्या किया जाता है, अब यहाँ से ध्यान से सुनना. तो पहले आपने इतनी बात देख ली कि अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडी आ रही है, सो व्हाट ही विल डू, ही विल टेक आउट सम एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेडी, और उस फ्लूइड के अंदर उसे कुछ वहां पे सेल्स मिल जाएंगे. अब यहां से आपको एक बात याद रखनी है, सेल्स अगर मैं समझो किसी लड़के के अगर मैं सेल्स निकालता हूं कहीं से भी, चाहे सर से निकालू, लाइक स्किन में से निकालू, कहीं से भी, इफ आई टेक आउट अ मेल सेल, इफ आई टेक आउट अ मेल सेल एंड इफ आई टेक आउट अ फीमेल सेल, किसी लड़की के कहीं पे भी बॉडी के सेल्स में से अगर मैं कोई सेल निकालता हूँ, राइट, तो क्या फर्क मुझे यहाँ पे मिलेगा, व्हाट इज अ डिफरेंस आई विल गेट टू सी ओवर हियर. तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं. सो अज्यूम करो कि हमने एक लड़के में से सेल निकाला, सो इट विल हैव द न्यूक्लियस, फीमेल सेल विल आल्सो हैव द न्यूक्लियस. फीमेल सेल के अंदर आपको एक डेंस एरिया मिलेगा, फीमेल सेल के अंदर आपको एक डेंस एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा, और जो डेंस एरिया आपको फीमेल सेल के अंदर मिलता है उस एरिया को हम बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बार बॉडी. दैट इज कॉल्ड एज योर बार बॉडी. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर फीमेल सेल के अंदर से अगर हम कुछ अगर उसे ऑब्जर्व करते हैं, निकालते नहीं, अगर उसे हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको एक डेंस एरिया मिलेगा फीमेल सेल के अंदर. और जो डेंस एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, द डेंस एरिया विच यू कैन सी ओवर हियर, इस डेंस एरिया को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ बार बॉडी. दिस डेंस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ बार बॉडी. जैसे ही एक डॉक्टर को बार बॉडी दिखता है, ही विल से दैट इज अ फीमेल सेल. उसको पता चल रहा है कि एक सेल जो है ये फीमेल सेल है, राइट, इट इज अ सेल ऑफ अ फीमेल जेंडर, एंड दैट इज समथिंग यू डोंट फाइंड इन द मेल सेल. अब ये जो हम सेल यहाँ पे देख रहे हैं, हम जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमें मेल सेल में आपको देखने के लिए आपको कभी नहीं मिलता. तो ये बात याद रखना कि मेल सेल के अंदर आपको बार बॉडी जैसा कुछ भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. सो इसको देख के, बाय लुकिंग एट दिस, द पर्सन इज एबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी. सो उससे पता चल जाता था. एंड वंस दे, अगर उनका मोटिव ये होता था तो इस तरीके से लोग अपना पता कर लेते हैं. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट एमनियो सेंटेंसेस के अंदर डॉक्टर जनरली क्या करता था, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद इट विल हैव सम सेल्स इनसाइड दैट फ्लूइड, और वो सेल्स को ऑब्जर्व करेगा अंडर द माइक्रोस्कोप. एंड देन आप वहां पे देखते हो कि उसके अंदर बार बॉडी है या नहीं है. अगर आपको बार बॉडी वहां पे दिखती है, देन यू विल से इट इज अ फीमेल सेल. इफ यू डोंट हैव अ बार बॉडी, देन इट्स अ मेल सेल. सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी. तो ये बात याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका था पहले नीट के अंदर. दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वन वाज आस्क्ड दैट हाउ डू यू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल बाय लुकिंग एट द बार बॉडी इन द सेल. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज इंटरव्यू बता देना, राइट. अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ पूछना तो पूछ लो, राइट.
वन क्वेश्चन ओवर हियर कैन बी, एक जो आपके यहाँ पे सवाल हो सकता है वो सवाल आपका ये हो सकता है कि सर ये बार बॉडी है क्या, व्हाट दिस बार बॉडी इज एक्चुअली गोइंग टू बी, ये एक आपका वैलिड क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है. So let me just add one slide over here. Let me explain you a couple of things in this. मैं आपको इसमें एक दो चीजें आपको समझाता हूँ. What is the bar body? That's first thing I have to tell you. And किस कंडीशन के अंदर आप एमनियो सेंटेंसेस कर सकते हो लीगली. So there are certain sets of conditions जहाँ पे आप एमनियो सेंटेंसेस कर सकते हो और उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, अब सुनो ध्यान से. अगर आपने अपना 11th 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, दैट मुझे ये बताओ कि आपके जो मेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्सएक्स क्रोमोसोम होता है, एक्सवाई क्रोमोसोम होता है मेल्स के अंदर. XY. XY. It is also is going to be your XY chromosome in the males, right? And female के अंदर you will be having your XX chromosome. Female के अंदर you will be having the presence of the XX chromosome, right? So ये चीज आप तो जानते हो basically that males will have the XY chromosome and females will have the XX chromosome, right? अब होता क्या है, जो फीमेल के अंदर जो XX chromosome होता है सेल के अंदर ना, उनमें से XX chromosome जो होता है one of them will get coiled. ये बिल्कुल आपका coiled है, it will get coiled and forms a dense area. एक एक्स क्रोमोसोम जो यहाँ पे होता है फीमेल के अंदर वो आपका कॉइल कर जाता है और वो बनाता है एक आपका डेंस एरिया, और इसी डेंस एरिया को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ, दिस इज ओनली कॉल्ड एज योर बार बॉडी. अब ये बार बॉडी आपको कभी भी मेल के अंदर देखते हुए नहीं मिलेगी, बिकॉज मेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक ही एक्स है, तो उसको हम कॉइल नहीं करते हैं. उसको हम कॉइल नहीं करते. वहां पे फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसको उसमें से हम एक को कॉइल कर देते हैं. बोथ ऑफ देम विल अंडरगो द कॉइलिंग एंड विल फॉर्म अ डेंस एरिया कॉल्ड एज अ बार बॉडी. तो ये एक बात आपको यहाँ पे, दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर देयर. ये एक चीज आप कह रहे हैं. सो दिस इज द बार बॉडी इज गोइंग टू बी, राइट. दूसरी चीज याद रखना कि एमनियो सेंटेंसेस आप कौन सी कंडीशन में करना अलाउड है, राइट. So देखो कि अगर if someone wants to know the gender of the child, then it is not allowed. अगर someone wants to know the gender of the child, then that is something which has been, obviously it's not allowed. So कौन सी कंडीशन के अंदर ये करना लीगली अलाउड होता है. So let's see that. अगर हम बात करें, हाँ जी बेटा बताइए, समझ आएगा क्वेश्चन. सुमालिया बताइए. Someone has raised their hand ना. Okay, ठीक है. So in which condition it is actually allowed to carry out amniocentesis? So याद रखना, अगर आपको लग रहा है there is a possibility of chromosomal disorder, if there is a possibility of chromosomal disorder in the baby, अगर बेबी के अंदर chromosomal disorder की possibility है, then in that case you can go for the amniocentesis. Because अगर कोई chromosomal disorder है और अगर वो पता चल जाता है like pregnancy के टाइम के पहले, then it is legally allowed to terminate the pregnancy. तो फिर वो legally allowed होता है that you can actually abort the baby. So ये चीज आप याद रखना कि अगर कोई chromosomal disorder, अगर कोई potential chance लगता है बेबी के अंदर होने का, तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. For that you can actually check the where you can, there at that point of time you can go for the amniocentesis, right. उसके अलावा कोई और रीजन नहीं है जिसके लिए आप कर सकते हैं amniocentesis. तो ये बात याद रखना, टू चेक द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्योंकि कई बार बेटा क्या होता है ना कि अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो तो वो थ्रू आउट द लाइफ रहेगा. अगर समझो नॉर्मली क्रोमोसोम नंबर आपके होते हैं 46, द नॉर्मल नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द 46 क्रोमोसोम्स यू हैव. अगर एम्ब्रियो के अंदर वो 47 हो जाता है या 45 हो जाता है, देन दैट डिसऑर्डर विल रिमेन थ्रू आउट द लाइफ. उसे ठीक नहीं किया जा सकता. तो अगर ये बात पहले पता चल जाती है, देन द कपल कैन अंडरगो द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब वो लोग कपल लाइक दे कैन एक्चुअली अबॉर्ट द बेबी एंड दैट इज वेरी लीगली अलाउड. तो ये बात आपको याद रखनी है. इस कंडीशन में आप एमनियोसेंटेसिस लीगली आप कर सकते हो. बाकी टू नो द जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज समथिंग नॉट अलाउड. क्या, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. नाउ सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इसको हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपके यहाँ पे क्या होता है. So basically आपका क्या होगा, that the population of the world is increasing right now and the number has gone very high. आजकल इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? Anyone knows that? इंडिया का पॉपुलेशन आज के डेट में कितना होगा? वैसे ही बता दो अनम्यूट करके. What is the population of India right now? 1.3 billion. Right. It is going to be 1.3 billion. So 1.3 billion is the population of the country. ये है हमारे कंट्री का आज का पॉपुलेशन. It's a huge population.
अगर हम पीछे जाते हैं ना रफली अराउंड, अगर हम देखते हैं हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, सो इन द इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा पॉपुलेशन था अराउंड 350 मिलियन. दैट्स द प्रॉब्लम वी हैड इन द इंडिपेंडेंस के टाइम पे. सो in the year of 1947 the population was roughly around 350 million, right? And apparently it has gone to around like 1.3 billion. तो काफी आपका पॉपुलेशन बढ़ चुका है. और ये केस पूरे वर्ल्ड का है. दिस केस इज ट्रू फॉर कंप्लीट प्लैनेट. पूरे प्लैनेट के ऊपर अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन आपका इतना बढ़ चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट्स ओवर पॉपुलेशन हो रहा है. सो राइट नाउ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन हैज गॉन बियॉन्ड 7 बिलियंस, राइट? सो आपको यहाँ पे समझना ये है कि अगर पॉपुलेशन आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, देन इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट एंड द पीपल इटसेल्फ, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अगर पॉपुलेशन आपका एक्सप्लोजन यहाँ पे हो रहा है, देन इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट एंड दिस हैज टू बी कंट्रोल्ड. अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बाय यूजिंग द बर्थ कंट्रोल, राइट? अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि पॉपुलेशन आपका यहाँ पे इंक्रीज हो क्यों रहा है? व्हाई दिस पॉपुलेशन इज गोइंग लाइक सो हाई? सो जो नए बच्चे हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, मुझे बताइए आप लोग, आपको क्या क्यों लगता है व्हाई यू हैव सच हाई ग्रोथ रेट? आपका पॉपुलेशन इतना रैपिडली आपका इंक्रीज यहाँ पे क्यों हो रहा है? सो व्हाई यू हैव अ हाई पॉपुलेशन? या हम इतने सालों में व्हाई पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड? सो पॉपुलेशन आपका यहाँ पे इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रहा है? अब दिस इज समथिंग यू हैव टू थिंक एंड टेल मी द रीजंस. अब आप लोग मुझे बताइए थोड़ा सोच के यहाँ पे कि इसके रीजंस आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं. व्हाट कैन द रीजन फॉर हैविंग सच अ हाई पॉपुलेशन? या पॉपुलेशन आपके यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है? सो अंशिका हैज गिवन अस द आंसर कि डिक्रीज इन द डेथ रेट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज हेल्थ केयर. बिल्कुल सही अंशिका, दैट्स अ वेरी गुड आंसर. बिल्कुल राइट, दैट्स ट्रू. सो यू हैव अ डिक्रीज इन द डेथ रेट. As Anshika meant, there's going to be a decrease in the death rate. In death rate. Lack of education. ओके, लैक ऑफ एजुकेशन. ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लैक ऑफ एजुकेशन. ऑलराइट, ओके, दैट्स वन थिंग आई कैन राइट. देन अंशिका हैज आल्सो मेंशन्ड बेटर हेल्थ केयर. ठीक है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, राइट? ये बात भी आपकी यहाँ पे सही है. ऑलराइट, देन बेटर लिविंग. हाँ जी सना, दैट्स आल्सो ट्रू दैट यू हैव better living conditions. Better living conditions. और क्या हो सकता है? What are the other things you can have? Better living conditions. What else? और कुछ बताओ. What can be the other reasons? Early marriages, inequality in the male and female child. अब तो वो थोड़ा like okay, that's there. ठीक, that's true. Better medicine, increase in life expectancy. हाँ, ये भी है. So right, life expectancy आपके यहाँ पे increase हो चुकी है. That's also true. Life expectancy has gone high, has increased, right? Better medicine से आप better healthcare के अंदर आ गया. बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे. Sonali saying early marriages, right? So okay, so initially yes, we used to find early marriages was also one of the reason जिसके से आपका पॉपुलेशन बढ़ता था. Yes, so early marriages हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज ना करना, या दैट इज समथिंग आल्सो ट्रू. सो नो कॉन्ट्रासेप्टिव्स. और लैक ऑफ एजुकेशन लीड टू अंडरस्टैंडिंग क्या कॉन्ट्रासेप्टिव हैज टू बी यूज्ड. सो नो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वर यूज्ड. ट्रू, राइट? सो ये आपने यहाँ पे रीजंस दिए, तो कई सारे रीजंस आपके यहाँ पे आ चुके हैं. एंड दीज आर द रीजंस व्हिच आर वेरी ट्रू ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ लाइक इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन. सो यहाँ पे आपको दो मेन रीजन आपको यहाँ पे. सो दीज आर ऑल ट्रू रीजंस. ये सारे रीजंस आपके यहाँ पे सही है कि ये एक रीजंस आपके रह चुके बिकॉज ऑफ दैट द पॉपुलेशन हैज गॉन वेरी हाई, राइट? उसमें एक रीजन ये भी है दैट वी हैव एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. आपका मेडिसिन फील्ड के अंदर यू हैव क्वाइट एडवांसमेंट. तो मेडिसिन फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आप यहाँ पे हो चुका है. सो यू हैव एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, राइट? जो यहाँ पे मेंशन किया था हमें कि बेटर हेल्थ केयर वाला, तो दिस इज वेरी ट्रू. अब बिकॉज यू हैव एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या हो रहा है दैट यू हैव इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी वजह से आपके यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो, राइट? अब इसमें एक और बात आपको याद रखनी है दैट वी हैव इम्प्रूव फूड वेराइटीज या इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज. ये भी आपका रीजन आएगा यहाँ पे आएगा. वी हैव इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज
या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं दैट आज की डेट में लाइक वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फूड टू ईट थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, वी हैव इंप्रूव्ड फूड क्रॉप रेटिंग, तो आप क्या सही. अलॉन्ग विद दैट फूड की स्कैरसिटी इज लाइक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ स्कैरसिटी ऑफ फूड, राइट. So that is also one of the reason. अब वो भी क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अगर आप देखोगे तो बायोटेक फील्ड इतनी लाइक ग्रो नहीं कर रही थी 1980s के अंदर. आफ्टर 1980s के बाद इट हैज सीन टू बी ग्रोइंग ओवर देयर, राइट. उसके वजह से नाउ यू हैव लाइक यू आर ग्रोइंग क्रॉप्स. आप ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो और ऐसी जगह पे आप ग्रो कर रहे हो जहां पे पहले क्रॉप्स ग्रो भी नहीं किए जा सकते थे. तो ये सब जो एडवांसमेंट आपका हुआ है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, दैट हैज लेड टू अ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. इसके वजह से द पॉपुलेशन हैज गॉन वेरी हाई. उसके साथ साथ देयर हैज बीन डिक्रीज इन द डेथ रेट. ये हमने यहाँ पे देख लिया है. पहले के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हुआ करती थी. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो लाइक समथिंग लाइक अ ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया यूज्ड टू किल द पीपल. लाइक उसके वजह से मोर्टेलिटी काफी होती थी. पीपल यूज्ड टू डाई बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया. बट आजकल ऐसा नहीं होता, राइट. यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग. People with tuberculosis and malaria are able to survive. They are able to treat the things because we have a better healthcare facilities, right? So this is something you have to know in this. Okay. तो यहाँ पे देखते हैं. So decrease in the infant mortality rate. अब याद रखना कि when the like previously पहले आपका क्या हुआ करता था that after the birth of the child, majority of the child used to die. राइट. पहले के टाइम पे क्योंकि आपके पास बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी आपके पास नहीं होती थी, तो इन्फेंट की काफी इन्फेंट लेवल पे आपकी डेथ होती थी. लाइक बेसिकली आफ्टर विद इन अ डे और विद इन अ डे नॉट इवन यूज्ड टू सर्वाइव. बच्चे मतलब पहले 4 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाते थे एंड दे यूज्ड टू डाई. तो वो काफी आपका कम हो चुका है. तो याद रखना यू हैव अ डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपके यहाँ पे काफी कम हो चुका है. उसके साथ साथ मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी आपके यहाँ पे काफी कम हो चुका है. दैट मींस व्हाट, जो मदर के जो मोर्टेलिटी रेट होता था, सो प्रीवियसली क्या होता था दैट पीपल यूज्ड टू गेट प्रेग्नेंट वेरी अर्ली इन द अर्ली स्टेज. मतलब 14-15 एज पे प्रेग्नेंट हो जाते थे वहां के लाइक गर्ल्स. एंड मेनी ऑफ देम यूज्ड टू डाई ड्यूरिंग द पार्चुरेशन. सो ड्यूरिंग गिविंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड दे यूज्ड टू एंड अप डाइंग, राइट. या नरिशमेंट की कमी की वजह से दे यूज्ड टू डाई अर्ली. सो दैट हैज आल्सो गॉन डाउन. अब जो केसेस आपके आते हैं मोर्टेलिटी के, मैटरनल मोर्टेलिटी के, वो बहुत कम आते हैं. या इन्फेंट मोर्टेलिटी के केसेस आपके यहाँ पे काफी कम आते हैं. सो दैट हैज आल्सो हैज बीन अ रीजन. दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली. दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज ये आपका हो रहा है. सो ये हमने अचीव कर लिया. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट दीज आर आल्सो वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, राइट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट. 2011 में कैसी थी और 2017 में कैसी है. इट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड ओवर देयर. यू कैन वेरी क्लियरली सी, राइट. गुड फूड क्वालिटी एंड नरिशमेंट, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि लोग काफी लंबे लाइफ स्पैन तक यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, थ्राइव कर पा रहे हैं बल्कि मैं कहूंगा. तो दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन. बेटर मेडिकल कंडीशंस. तो ये सारे रीजंस आप यहाँ पे पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन होने के. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, राइट. अब हमारा जो ग्रोथ रेट यहाँ पे है ना, वो है अराउंड लेस देन 2%. और ये एक अलार्मिंग रेट पे आपका बढ़ रहा है, ठीक है. सो आपका जो ग्रोथ रेट हो रहा है पॉपुलेशन का, इट इज लेस देन 2%. एक्जैक्टली इज अराउंड 1.7% जितना. एंड इट इज एट अलार्मिंग रेट. तो याद रखना यहाँ पे हो क्या रहा है. बेसिकली वी हैव अ स्कैरसिटी ऑफ फूड, राइट. अगर हमारा इसी पॉपुलेशन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा विद दिस काइंड ऑफ रेट, देन यू विल हैव अ स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड यू विल हैव अ स्कैरसिटी ऑफ शेल्टर एंड वाटर. तो वाटर शेल्टर का यहाँ पे फिर दिक्कत आएगा फ्यूचर में जाके, राइट. सो दैट इज वाई इस इशू को डील करना इज सुपर इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई इस चीज को समझना, ये क्यों हो रहा है, उसको डील करना हमारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक. अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रहा है अराउंड 1.7% पर ईयर के हिसाब से. और इसी रेट पे सब कुछ रहा. सो बाय 33 इयर्स पॉपुलेशन हमारा डबल हो जाएगा, राइट. एंड दैट इज अ कंसर्न वाला चीज. एंड दैट विल लीड टू अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. पानी खाने को लेके यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आपके यहाँ पे आ सकते हैं. ओके. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. अब इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा इसके अंदर आंसर, फटाफट बताओ. Option B. Sir, B. Right. So option B is going to be a correct answer. True. Right. Misbah, we are doing the revision of the things because we have a new like students, na sets of students. So we are revising those things first. Okay. And then we'll move forward. So this is something you have to know. So methods to control population explosion. So to promote a smaller families, right? Increase the legal age. जनरली आप फैमिलीज को कन्वे करते हो टू हैव अ स्मॉलर फैमिलीज. मैंने आपको ये बात आप जानते होंगे कि अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो देन मेनी कपल्स प्रेफर टू हैव ओनली वन चाइल्ड. सो दैट इज समथिंग आल्सो वेरी एक्सेप्टेबल एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन.
लीगल एज आप यहाँ पे इंक्रीज कर दो, फीमेल्स की 18, मेल्स की 21, so that also helps by every means, right? Then we have the contraceptives. Now here we have to discuss about the contraceptive. The contraceptives are one of the things which has to be used by the population to avoid the unwanted pregnancy and avoid the unwanted, to get to control the population. So you have contraceptive devices, condoms, diaphragm, copper T, contraceptive pills. तो ये हम यहाँ पे देखेंगे which has to be promoted. इनको promote करना चाहिए population के अंदर so that you can control the population. Okay, so याद रखना एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है विच इज इजीली अवेलेबल, इजी टू यूज, शुड बी इफेक्टिव एंड शुड हैव लीस्ट साइड इफेक्ट. सो याद रखना हमेशा ये कई बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होगा. सो इट शुड बी इजीली अवेलेबल, दैट शुड बी इजीली अवेलेबल, दैट शुड बी इजी टू यूज, शुड बी इफेक्टिव एंड शुड नॉट हैव साइड इफेक्ट. और यहाँ पे इनके साइड इफेक्ट आपके नहीं होने चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड हैव इन अ कॉन्ट्रासेप्टिव. तो यहां से आपका क्वेश्चन चालू होगा जहां पे आपके हम समझेंगे अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव. सो ओवर हियर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर माय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. और यहां से जो आपका टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे यू विल गेट थिंग्स जहां से क्वेश्चन आते हैं. सो दिस इज वेयर योर पोर्शन स्टार्ट्स, जहां से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे. ठीक है, तो लेट्स पे अटेंशन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल मेथड. सो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे नेचुरल मेथड्स के साथ. ओके, सो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव काफी सारे मेथड्स है. नेचुरल, बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल, सर्जिकल. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल मेथड. सो हम नेचुरल मेथड की हम यहाँ पे बात करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आइडिया ये है नेचुरल मेथड में कि स्पर्म और ओवम हमारे कभी भी साथ में मिलकर फ्यूज ना करें. दे डोंट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है. अभी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दैट. इसमें आपके 3 टर्म्स आपको यहाँ पे आते हैं. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आपका एक टर्म यहाँ पे आएगा, क्वाइटस इंटरप्टस आपका एक यहाँ पे टर्म है, एंड देन यहाँ पे लैक्टेशन, एमेनोरिया. तो ये 3 जो आपके मेथड्स है, दीज आर माय नेचुरल मेथड जिसके थ्रू वन कैन अवॉइड गेटिंग कंसीव्ड. अवॉइड गेटिंग कंसीव्ड का मतलब यहाँ पे होता है जिसके थ्रू एक कपल अवॉइड कर सकते हैं टू गेट प्रेग्नेंट. बेसिकली अ गर्ल कैन अवॉइड गेटिंग प्रेग्नेंट. सो दीज आर द 3 मेथड्स ओवर हियर. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, coitus interruptus and lactational amenorrhea. So ये 3 आपके यहाँ पे मेथड्स होते हैं. So इन मेथड्स को हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इन्हें समझते हैं. Let's see what will be happening over here. Okay. So अगर मैं बात करता हूँ मेरे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में यहाँ पे, so what will be happening here अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूँ, so basically in this particular method a couple will avoid coitus, avoid coitus या sexual intercourse from the day 10. They will avoid coitus. They are going to avoid coitus एक certain days के अंदर. कौन से days के अंदर? They are going to avoid coitus between the day 10 to day 17. So day 10 to day 17 के बीच में these couples are going to avoid the coitus. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि why this particular time frame, क्यों इस time frame के अंदर हमारे यहाँ पे coitus को यहाँ पे avoid किया जा रहा है? तो उसका रीजन आपका यहाँ पे ये है बिकॉज यू विल फाइंड ओवुलेशन विल टेक्स प्लेस ऑन द डे 14. ये बात याद रखना कि ऑलवेज इन द फीमेल्स द ओवुलेशन जो होता है, ओवुलेशन विल टेक्स प्लेस ऑन द डे 14. ये आपका किया जाएगा डे 14 पे होता है. ओवुलेशन विल हैपन ऑन द डे 14, राइट? सो आप यहाँ पे मुझे कह सकते हो कि सर अगर ओवुलेशन डे 14 पे हो रहा है तो आप डे 15 13 से लेके 15 तक के बीच में ही आप अवॉइड करो ना क्वाइटस को. व्हाई यू आर गोइंग फॉर सच अ लॉन्गर टाइम फ्रेम. हाँ जी सुमा, यू हैव अ क्वेश्चन, क्या? यू हैव रेज योर हैंड. सर ये डेज मतलब किस चीज को देख के ये डेज डिसाइड किए जा रहे हैं? राइट, ठीक है. सो बेटा होता क्या है ना, जनरली व्हाट विल हैपन इन द फीमेल्स, देयर इज गोइंग टू बी अ 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, females के अंदर, like in the girls, in the females, there's going to be a 28 days menstrual cycle. You will have a 28 days menstrual cycle. Okay. अब ये 28 days का जो menstrual cycle होता है, इसमें क्या होता है? Day 14 अगर मैं इसको आपको इस तरीके से बताऊं, if I have to tell you, break it down everything. So day 1 से लेके day 5 जो होता है, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ, इस फेज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो.
So for the first 3 to 5 days, what will be happening? There will be a blood flow coming out from the vagina from the female, right? So that will be happening from day 1 to day 5 के बीच में. Okay. Then there's going to be a from day 6 to day 13. Then we have a day 6 to day 13 यहाँ पे. अब day 6 से day 13 के बीच में you will have a follicular phase. This phase is called as your follicular phase. यहाँ पे क्या होता है? Basically आपके जो I would say जो follicles होते हैं या जो oocyte होता है वो आपका यहाँ पे develop करता है. So this phase over here will be called as your follicular phase. So this will be called as the follicular phase. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a follicular phase. और इसके बाद day 14 you will have, and the day 14 is the time जब आपका जो oocyte आपने develop किया था इन दिनों के अंदर, in this 6 days जो यहाँ पे oocyte develop किया था, basically जो egg हमारा होता है जिसे हम egg भी कह सकते हैं फिलहाल के लिए फीमेल के अंदर, उसको रिलीज किया जाता है. So day 14 के अंदर you will be releasing that particular oocyte. तो day 14 के अंदर you will be releasing the oocyte. तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे as a ovulation. That is called as the ovulation over here. तो अब आप यहाँ पे सोचोगे कि day 14 पे अगर हमारे यहाँ पे oocyte रिलीज किया जा रहा है, अगर day 14 पे हमारा oocyte अगर यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि there is a possibility कि जो oocyte यहाँ पे रिलीज किया गया होगा, अगर ये बाइंड करता है स्पर्म के साथ, अगर ये बाइंड करता है स्पर्म के साथ, then what will happen? There is a fertilization. और अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, then there is a possibility of attaining the pregnancy. Obviously अगर फर्टिलाइजेशन अगर आपका हो जाता है यहाँ पे, then there is going to be a short pregnancy. तो day 14 वो टाइम होता है बेटा यहाँ पे जहाँ पे oocyte जो एग होता है फीमेल एग, उसको हम यहाँ पे रिलीज करते हैं, जो ओवरी में से रिलीज किया जाएगा, राइट? अब डॉक्टर यहाँ पे क्या कहते हैं? व्हाट द डॉक्टर सजेस्ट दैट वन हैज टू अवॉइड द क्वाइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 के बीच में. तो एग्जैक्टली उन्हें ये फ्रेम क्यों देके रखा हुआ है? बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ ओव्यूलेशन हैपनिंग इन द फीमेल. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इन्होंने इतना बड़ा टाइम फ्रेम क्यों रखा हुआ है, डे 10 से डे 17 क्यों रखा हुआ है? क्योंकि फीमेल्स के अंदर हमेशा ओव्यूलेशन डे 14 को नहीं होता. कई बार क्या होता है वो आगे पीछे भी हो सकता है. इट कैन डिले फॉर 1 day 2 day और इट कैन हैपन अ कपल ऑफ डेज अर्लियर. इसलिए दिस टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड जहां पे टू अवॉइड क्वाइटस द बेस्ट थिंग. अगर इस टाइम पीरियड के अंदर इफ अ कपल इज गोइंग टू अवॉइड द क्वाइटस, then there is no chance of them attaining the pregnancy, right? So they can have a coitus like for initial days, and after day 17 they can have the coitus. But इस प्रेम के अंदर coitus कराया जाता है, then there is a possibility of getting conceived. So इसलिए कहा गया है यहाँ पे to avoid the coitus from day 10 to day 17 because ये आपका fertile time period होता है. ये आपको टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे oocyte release हो चुका हो वहाँ पे, और अगर वहाँ पे coitus होता है then the sperm might fuse with the egg and that can lead to fertilization, which something you don't want to have, ठीक है, because you are trying to have a natural contraceptive. मेरी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Is this clear to you? Somalia, is it clear to you? All right, I hope it's clear to all of you. राइट? अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमारा यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर आप ये ज्यादा डिटेल में आप देखते हो इस सब चीजों को अबाउट द ओव्यूलेशन एंड फॉलिकुलर फेज, ठीक है? हेलो खाला जी, अस्सलाम वालेकुम. ओके बेटा, आई थिंक आप में से किसी का माइक ऑन है या सुना? ऑलराइट, ओके. सो यार रत्ना, देयर इज समथिंग यू स्टडी इन मच मोर डिटेल इन द चैप्टर 2 के अंदर. आप इसको ध्यान से डिटेल में इसको समझो. अभी के लिए आपको जो मैं जितना बता रहा हूँ उसको आप यहाँ पे समझ जाओ, और उसको लेके अगर समझ नहीं आ रहा देन पूछ लो, ठीक है? You understand the menstrual flow, follicular phase, luteal phase in the like human reproduction वाला chapter. So apparently you just take into account कि day 14 is the time when the oocyte getting released. Okay, so to avoid that, like because it will be happening, we avoid the copulation in that particular time frame, day 10 to day 17, right? So that's my periodic abstinence. Okay, so that is one thing you will find in this. इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है. Second thing is my coitus interruptus. अब क्वाइटस इंटरप्टस के लिए एक और नाम यहाँ पे होता है. दिस वन मोर नेम फॉर क्वाइटस इंटरप्टस, और वो नाम आपका यहाँ पे होता है विड्रॉल का. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज योर विड्रॉल. इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ विड्रॉल, ठीक है? इसका आपको मिल सकता है. देयर इज वन मोर टर्म यू विल कॉल एज अ विड्रॉल. क्वाइटस इंटरप्टस को हम इवन कहते हैं एज अ विड्रॉल. अब ये बड़ा सिंपल सा तरीका है. व्हाट विल बी हैपनिंग हियर? राइट बिफोर द इजैकुलेशन, right during the coitus, right before the ejaculation, the penis will be taken out from the vaginal tract. Right before the ejaculation, the penis will be taken out from the vaginal tract. So vaginal tract में से penis को the male is going to take it out right before the ejaculation. तो उससे क्या होता है? The sperms are not released in the vaginal tract. इसको हम यहाँ पे बोलते हैं as a coitus interruptus, या इसको हम even बोलते हैं यहाँ पे से withdrawal. तो ये बात भी आपको याद रखनी है that in the coitus interruptus what we will find, the right before the ejaculation, the penis is being taken out from the vaginal tract, and this will be called as the coitus interruptus.
तो ये एक चीज आपको याद, दैट्स अ सेकंड वे, दैट्स अ सेकंड नेचुरल वे टू अवॉइड गेटिंग कंसीव्ड, जिसके थ्रू यू कैन मेक श्योर दैट स्पर्म एंड ओवम आर नॉट मीटिंग. ओके, इसको हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. सो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या लिखा हुआ है, अवॉइड क्वाइटस बिटवीन द डे 10 टू डे 17 बिकॉज 14 डे पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओवुलेशन आपका यहाँ पे होगा एंड यू वांट टू हैव नो रिस्क जोन, यू वांट टू एंश्योर दैट कि ये टाइम पे क्वाइटस ना, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ovulation happening over there and fusion of sperm binding with the egg, right? On the other hand, you have a coitus interruptus. यहाँ पे क्या होगा, the male withdraws the penis from the vagina. Male withdraws the penis from the vagina and this is happening right before the ejaculation. This will be happening right before the ejaculation के पहले आपका ये event आपका यहाँ पे हो जाता है. So this is something you have to know. So before the ejaculation, this will be removed and this is how you avoid any kind of fusion of male gamete and female gamete. ठीक है, पहले ये बताओ क्या ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑलराइट, ओके, ठीक है. नाउ सो दिस समथिंग वी हैव सीन. देन वी हैव द थर्ड टर्म लैक्टेशनल एमेनोरिया. अब लैक्टेशनल एमेनोरिया एक बहुत ही लाइक इट्स अगेन अ सिंपल टर्म. यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड व्हाट विल बी सीन हैपनिंग कि बेबी के बर्थ के बाद लाइक post birth of the child, you have baby has to be nourished by the mother, right? So there will be a breastfeeding which will be happening over there. So what we have observed, देखा ये गया that during the period of breastfeeding there are less likely chance of getting conceived. So ये जो breastfeeding का जो time होता है इसे हम कहते हैं lactational amenorrhea. That means what, breastfeeding वाले duration के अंदर which lasts for around 6 months. तो 6 month की duration के अंदर अगर क्वाइटस होता भी है कोई चांस नहीं होता वहां पे कंसीव करने का. क्यों नहीं होता? बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 6 months आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड देयर विल बी नो ओवुलेशन. ना ही मेंस्ट्रुएशन वहां पे होगा, ना ही कोई ओवुलेशन वहां पे आपका होगा. सो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है. सो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन. सो जब नर्स किया जा रहा है बेबी को बाय द मदर, वो टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता और इसका जो टाइम पीरियड आपका यहाँ पे रहेगा दैट विल बी अराउंड 6 months. ओके, सो यहाँ पे ना ही कोई आपको ओवुलेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, ना ही कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे रन किया जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक सेफ पीरियड होता है. वो टाइम पे इफ समवन हैज अ क्वाइटस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन कोई चांस नहीं है कंसीव होने का. ओके, सो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑलमोस्ट निल बिकॉज ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग दैट वोंट बी हैपनिंग, राइट? सो याद रखना यहाँ पे दिस टाइम पीरियड इज द सेफ टाइम पीरियड ओवर हियर इज गोइंग टू बी फॉर योर 6 months. दिस टाइम पीरियड, सेफ टाइम पीरियड ओवर हियर इज गोइंग टू बी फॉर योर 6 months. सो 6 महीने के लिए ये जो टाइम पीरियड आपका सेफ रहता है. And during this time period, there's possibility of getting pregnant is going to be almost nil. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. Okay, that's your third way. तो ये 3 तरीके आपके यहाँ पे होते हैं. अब इनके बारे में याद रखना कि जो तीनों तरीके they are natural ways, right? तो इनके कोई साइड इफेक्ट तो आपको होते हुए आपको कभी मिलेंगे नहीं. There is no chance of any kind of side effect for these kind of contraceptive methods. But इनके फेलियर के चांसेस भी थोड़े ज्यादा होते हैं. याद रखना, the chances of failure though of this method are also very high. The chances of failure for this method are also going to be very high. So as no medicine or device are used in this method, side effects are almost nil. So side effects तो आपके यहाँ पे almost nil रहेंगे, but chances of failure over here are going to be quite high. क्यों हम कह रहे हैं chances of failure यहाँ पे high हो सकते हैं? Because ये natural तरीका है ना. So हो सकता है that ejaculation के पहले the male has removed the penis, but some sperms have been released already in the vagina. So you can get, the girl can get conceived, right? या फिर ये जो पीरियड 6 महीने का जो हमारा यहाँ पे था, ये समझो किसी फीमेल के अंदर 5 महीने का ही है. 5 month के लिए like she is going to be inactive in the menstruation and that can also lead to failure of the contraceptive and that can lead to getting conceived. So they are natural, but इसमें chances होते हैं आपके फेलियर के. अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये याद रखना बिकॉज ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर ही आ सकता है. You can get a question जहाँ पे लिखा होगा that which of these particular methods have a much more high chances of failure, right? Then you should know these are all my natural methods of my contraceptives. So this is something you have to know. ठीक है? So I hope यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं. I hope it's clear to all of you. This is something clear to all of you. ये 3 methods आपको यहाँ पे clear कर याद रखना है, right? And this goes to all of you. हिमाचल की टीम और दिल्ली की टीम. I hope सबको ये सारी चीज समझ आ रही है. ठीक है? Alright. प्लीज इंटरप्ट करके कुछ पूछना तो पूछ लो. लग रहा है ना कि सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, इवन देन यू कैन जस्ट लेट मी नो, राइट? कि सर ये वाला टर्म समझ नहीं आ रहा, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, देन प्लीज लेट मी नो. प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो कि ये समझ नहीं आ रहा, राइट? और अगर ऐसा नहीं बोलना कि समझ नहीं आ रहा तो ऐसे बोलो कि सर रिपीट करना है, सर ये एक बार रिपीट करा दो, राइट? इवन दैट वर्क्स. ओके,
ओके, अब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है. इसके लिए आप हैंड रेज करेंगे. So quickly raise your hand to tell me कि what will be the answer over here. So quickly raise your hand to answer this. नहीं शिखा आपको अलाउ नहीं कर सकते बेटा हम. Not you. Right. Alright, raise your hand to answer this. हाँ जी आयुष, क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर? सर ए ऑप्शन. ऑप्शन लग रहा है आयुष को. शगुन आपको क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन. Alright, so yes, option A over here becomes the correct answer. Avoiding the chances of sperm and egg meeting. So basically natural method का यहाँ पे principally आपका यहाँ पे कि आप avoid करो, आप यहाँ पे sperm और egg के meeting को आप यहाँ पे avoid कर रहे हो. So this is what you will be finding happening here. ठीक है. Alright. Now let's talk about the barrier method. अगला method जो मेरे यहाँ पे आएगा that will be about my barrier method. Right. So barrier method में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? Basically sperm और egg के बीच में हम यहाँ पे एक barrier create करेंगे. We'll create a barrier over there. So we'll create a physical barrier in this. तो यहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल आएंगे, the common example is going to be the male and female condoms. So male and female condoms are the common barriers which have been very widely used throughout the country. Okay. So what are condoms made up of? They are made up of latex sheath. Basically रबर से बनी हुई आपकी sheath होती है. So female condoms are here to cover the vagina and the male condoms are being used to cover the penis. Okay. So Arna, this latex sheet is going to be made up of the rubber. Right. So this is going to be made of the rubber. अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है that when we talk about male and female condoms, so उनके एडवांटेज भी होते हैं. उनके एक सिलेक्टिव एडवांटेज यहाँ पे क्या होगा? So एडवांटेज यहाँ पे ये होगा, एक कॉमन एडवांटेज तो आपका ये है that it avoids the pregnancy. Along with that, what are the other advantages over here? So एक तो कॉमन सी बात है that it avoids getting conceived. It's a barrier, so it avoids unwanted pregnancy. ये तो हम जानते ही हैं. And second point जो आपका यहाँ पे का that is going to be it also protects from STD. याद रखना, it protects from sexually transmitted disease. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. So this is one of the statement again which can become a potential statement NEET exam के अंदर कि यहाँ पे it is used to avoid the unwanted pregnancy. वो तो आपको यहाँ पे हो ही रहा है. उसके साथ साथ it also protects the couple from the STDs. तो that is the advantage of using male and female condoms as a barrier. तो ये चीज आपको यहाँ पे, ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है. सो बिकॉज दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ एसटीडीज आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं. जो आप देखोगे ना बाकी के कॉन्ट्रासेप्टिव, सो याद रखना एसटीडी कैन नॉट प्रोटेक्टेड, एसटीडी कैन गेट ट्रांसमिटेड. यहाँ पे कोई चांस नहीं होता. सो हियर द प्रोटेक्शन इज बीइंग गिवन फ्रॉम द एसटीडी एज वेल. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक. So these male and female condoms are going to be disposable. याद रखना, they are not reusable, they are disposable. They prevent the contact with genital fluid. So basically यही कहा गया है कि मेल और फीमेल गैमेट को यहाँ पे फ्यूज होने से रोकता है या उनके कांटेक्ट में आने नहीं देता. And helps preventing the STDs. They are also going to be used to prevent the STDs. Okay. Then you have, so these are the male and female condoms. Then you have diaphragm, cervical caps and vaults. ये भी तीन terms है. Now these three terms are also the barriers which are used in the females. ये females में use किया जाता है. So females के अंदर this will be inserted in the vagina or the cervix. So in the vagina or the cervix, these barriers will be inserted. So vagina और cervix के अंदर ये barriers आपके insert किए जाते हैं, diaphragm, cervical caps and vaults. Okay. Now these barriers, ये जो barrier है ना, they are going to be reusable. याद रखना, ये जो barriers हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, wall, cervical caps and diaphragm, they are going to be reusable. So they are used in the females and these barriers are going to be reusable. तो reusable आपके यहाँ पे हो जाएंगे ये. उसके साथ साथ second point आपको याद रखना है, इनको सिर्फ अकेले यूज नहीं किया जाता. Along with that, they also use jellies and creams. So generally what we have seen, whenever someone is going to use diaphragm, vaults or cervical cap, when they will insert them into the cervix or the vagina, तो इसके साथ साथ they also use creams and jellies. So use of creams and jellies is also seen. Right? So creams and jellies भी यहाँ पे यूज की जाती है along with them ताकि वो उसका efficiency बढ़ा सके. Right? So what kind of jellies I'm talking about? I'm talking about jellies or creams like your
स्पर्मिसिडियल क्रीम। अब स्पर्मिसिडियल क्रीम जो आपका यहाँ पे होता है, ये बेसिकली स्पर्म्स को किल करता है, राइट? जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं पेस्ट को किल करते हैं, वैसे स्पर्मिसिडियल क्रीम्स जो आपके होते हैं, अगर ये यूज किए जाते हैं वजाइनल ट्रैक के अंदर, so what we'll be finding over here that they are known to kill the sperms, they are known to kill the sperms। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। That use of creams and jellies are also seen, and spermicidal creams are the one which are known to kill the gametes or known to kill the sperms in the genital tract। तो ये यूज किया जाता है along with the vaults, cervical caps and diaphragm। ये बात याद रखना। ओके, तो diaphragm, cervical caps and vaults are also barriers। ये भी यहाँ पे आपके barriers हैं, made up of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus। They prevent conception by blocking the entry of the sperm। बिल्कुल यहाँ पे आपका sperm की entry block हो रही है because they cannot reach, आगे तक जा नहीं सकते वो लोग वहाँ पे through the cervix, and these structures are going to be reusable। These barriers are reusable, right? Unlike like male and female condoms which are disposable, ये यहाँ पे reusable आपके हो जाते हैं। याद रखना, spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase the contraceptive efficiency, ताकि हम contraceptive efficiency यहाँ पे हम बढ़ा सकें। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस। ठीक है, तो ये हो गया मेरे यहाँ पे बैरियर मेथड। दिस ओवर हियर बिकम्स योर बैरियर मेथड, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज योर इंट्रायूट्रिन डिवाइस। अब जब आपके सामने इंट्रायूट्रिन डिवाइस यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसमें एक दो चीज तो आप वैसे यहाँ पे समझ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस डिवाइस विल बी इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस। ये जो डिवाइस हमारा यहाँ पे होंगे, these devices are going to be inserted inside the uterus, so they'll be inserted inside the uterus। that's first thing you have to know, ये हमेशा यूट्रस के अंदर ही यहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं। that's one thing you have to know। second thing आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, then that is your IUD। so these intrauterine devices are most widely accepted in the country। ये स्टेटमेंट दिमाग में बिठा लो बिकॉज ये स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आ चुका है पहले भी, राइट? सो दे आर लाइक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दे आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव। जिसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है कंट्री के अंदर। सो दिस इज वन थिंग आल्सो यू हैव टू नो इन दिस। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि अभी तक हमने जो यहाँ पे डिवाइस देखे थे ना, बैरियर मेथड हमने देखा था, उसके अंदर क्या है दैट द इंडिविजुअल कैन हिमसेल्फ कैन इंसर्ट दोस थिंग्स। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इंट्रायूट्रिन डिवाइस इंसर्ट कराने के लिए जो हम यूट्रस में इंसर्ट कराया जाएगा, यू नीड अ डॉक्टर और यू नीड अ ट्रेन्ड नर्स। दिस कैनॉट बी डन बाय अ इंडिविजुअल हिमसेल्फ, राइट? तो ये इंसर्ट कराने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ अ डॉक्टर और देयर इज अ नीड ऑफ अ नर्स। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। एक और बात याद रखना कि इंट्रायूट्रिन डिवाइस अगर कोई इंसर्ट करा रहा है, so the couple already has a plan कि उन्हें अगले 2 3 4 5 साल तक they don't want to have a baby, right? They don't want to have a increase their family। तब ये इंसर्ट कराया जाता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि इसको इंसर्ट कराया फिर वापस निकाले हफ्ते भर के बाद, दैट्स नॉट कैन बी डन ओवर हियर। तो ये जब इंसर्ट कराया जाता है, सो दे ऑलरेडी हैव अ प्लान, दे आर वेरी क्लियर कि दे डोंट वांट टू हैव अ फैमिली फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years, राइट? तो ये बात भी आप यहाँ पे रखना। दिस इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। डॉक्टर इन्वॉल्व यहाँ पे रहेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लान to not to have a family। So this is also one thing you have to know in this। ठीक है, I hope मेरी बातें यहाँ पे आपको समझ आ रही है। Let me know if there is something which is not clear to you, right? So IUDs are inserted by doctors or a nurse inside the uterus through vagina, and then you have the certain types over here। You have a non-medicated IUDs, you have a non-medicated IUDs, you have a copper releasing IUDs, right? कुछ होते हैं जो copper release किए जाते हैं, which are known to release the copper all the time, and then you have a hormone releasing the IUDs। अब ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखें क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम्पल्स से आएंगे। एग्जाम के अंदर आपको कोई सवाल पूछेगा तो इनके ऊपर बेस ही आपको पूछेगा। सो नॉन मेडिकेटेड में याद रखना, दे आर वन ऑफ, एक ही एग्जाम्पल है आपके यहाँ पे लिपिस लूप करके, तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है। कॉपर टी के अंदर या कॉपर रिलीजिंग आयोडीज वो होते हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं। सो दे विल हैव एग्जाम्पल लाइक योर CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375। सो ये 3 मेरे एग्जाम्पल बनेंगे मेरे यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के। एंड देन आई हैव अ हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज, जिसमें 2 एग्जांपल आपके यहाँ पे थे, प्रोजेस्टेरैट एंड योर LNG20।
सो ये दो आपके यहाँ पे एग्जाम बनेंगे आपके यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज को लेके। सो दीज आर द एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि एग्जांपल आपके यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, एंड देन विल अंडरस्टैंड कि करते क्या है, व्हाट दे आर बेसिकली गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर, राइट। कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही देन पूछ लो, feel free, raise your hand and ask a question. If you have any question then please raise your hand and बता दो कि सर ये समझ नहीं आया, या जस्ट आस्क योर क्वेश्चन अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे तो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलेगा? ऑलराइट, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, नाउ अब एक बात यहाँ पे याद रखना, अगर जनरली देखा जाए तो आईओडीज का बेसिक रोल क्या होता है। सो इफ समवन आस्क यू कि व्हाट आईओडीज आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट, सो अगर आपको कोई पूछता है दैट द आईओडीज की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट आईओडीज आर बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू इन। सो आईओडीज एक्चुअली they promote phagocytosis of sperms। सो याद रखना, अगर जनरली अगर आपको पूछा जाए कि जनरली आईओडीज क्या प्रमोट करते हैं या क्या लाइक करते हैं, सो दे प्रमोट द phagocytosis ऑफ द स्पर्म। इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म्स जो होते हैं उनको आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे और उनको आप वहां पे आसपास के सेल्स आके खा जाएंगे वहां पे। फैगोसाइटोसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है, खा जाना, राइट। आपने बताया वो बचपन में 9th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर आपने वो पढ़ा होगा, वो अमीबा कैसे आके अपना खाना खाता था सूडोपुड़िया बना के। सो यूज्ड टू हैव दिस लॉन्ग अमीबा, वो चल चल के आता था अपने खाने के पास और सूडोपुड़िया बना के उसे एनगल्फ कर लेता था। तो जो एनगल्फ करता था अमीबा अपने खाने को पास में आने के बाद, दैट वाज कॉल्ड एज योर फैगोसाइटोसिस। तो वैसे ही क्या होता है, वजाइनल ट्रैक के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं व्हिच कैन एक्चुअली कंज्यूम द स्पर्म, राइट। तो वही प्रमोट करता है, आईओडीज आर जनरली गोइंग टू प्रमोट द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। तो एक ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, दिस इज अ स्टेटमेंट दिस इज आल्सो गिवन इन द एनसीईआरटी। यही चीज आपको यहाँ पे भी याद रखनी है, दैट दे आर गोइंग टू प्रमोट द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि आपके आईओडीज काम कैसे करते हैं, स्पेसिफिक आईओडी कैसे काम करता है। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा कॉपर रिलीजिंग आईओडी, जिसके एग्जांपल है आपके यहाँ पे CUT मल्टीलोड 375 एंड CU7, ये आपका यहाँ पे कैसे काम करेगा, लेट्स ट्राई टू सी दैम। सो दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू रिलीज द, ये जो आपके होंगे यहाँ पे CUT CU7 एंड मल्टीलोड 375, ये क्या करेंगे, ये कॉपर आयंस को रिलीज करेंगे। दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू रिलीज द कॉपर आयंस, ये कॉपर आयंस को आपके यहाँ पे रिलीज करते हैं। सो ये लोग आपके कॉपर आयंस को यहाँ पे रिलीज करेंगे। अब कॉपर आयंस को जब यहाँ पे रिलीज करेंगे तो उससे होगा क्या, कॉपर आयंस विल सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। कॉपर आयंस जब ये रिलीज किए जाएंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईओडीज, ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू रिलीज द, दे आर गोइंग टू सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्पर्म कोई स्विम करके जा रहा है तो वो स्विम उतना नहीं कर पाएगा जितना वो पहले कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ द कॉपर आयंस। सो कॉपर आयंस क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। अगर आप स्पर्म की मोटिलिटी को अगर आप कम कर रहे हो तो कभी भी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएगा, यू विल नेवर फाइंड द स्पर्म रीचिंग टू द फेलोपियन ट्यूब। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दिस इज व्हाट दे आर नोन फॉर। तो ये सवाल आपके सामने आ सकता है कि आपके कॉपर रिलीजिंग आईओडीज कैसे काम करते हैं, दे डिक्रीज द और सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पर्म कभी पहुंच ही नहीं पाता अपनी डेस्टिनेशन तक, वो वहां पे रह जाता है एंड देन उसको आसपास के इलाके से खा जाता है, ओके। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट इज हाउ स्पर्म इज मूविंग, बट वो इतना तेज दौड़ नहीं रहा होता जब कॉपर आयंस आके उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज व्हाट योर कॉपर रिलीजिंग आईओडीज आर गोइंग टू डू। सेकंड है आपका यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, ओके। अब हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज की अगर हम बात करें ना, सो यहाँ से जो आपके हार्मोन्स आएंगे, ये हार्मोन्स बनाएंगे यूट्रस को अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। These hormones will make the uterus unsuitable for implantation. अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, एक चीज आपको बताना चाहूंगा बिकॉज आप लोग ने चैप्टर मिस किया इसलिए। सी, यूट्रस इन द फीमेल, यूट्रस फीमेल में जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉर्म। यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, दिस इज द साइट वेयर द इम्प्लांटेशन विल टेक्स प्लेस। याद रखना, यूट्रस इज द लोकेशन वेयर द इम्प्लांटेशन विल टेक्स प्लेस। यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, विल टेक प्लेस नॉर्मली। तो बेसिकली जो जायगोट बनता है वो जायगोट यहाँ पे आके अटैच होता है, राइट। अगर यूट्रस को हमने अनसुटेबल कर दिया, इम्प्लांटेशन के लिए, तो वहां पे इम्प्लांटेशन कभी हो नहीं सकता।
तो करा क्या जाता है, जो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं बाय दिस आयोडीज, ये जो आयोडी आपके यहाँ पे हार्मोन रिलीज करेगा, ये यूट्रस को इम्प्लांट के लिए सुटेबल रखता ही नहीं है, मतलब वहां पे कभी भी इम्प्लांटेशन आपका वहां पे हो ही नहीं सकता, राइट। सो इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और एक बार सुटेबल नहीं हुआ यहाँ पे यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए, तो कोई चांस ही नहीं है कि द गर्ल इज गोइंग टू अटेंड द प्रेगनेंसी। तो ये चीज आपकी की जाती है बाय द हार्मोन रिलीजिंग द आयोडीज, दे विल मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो कोई चांस नहीं है कि वहां पे जायगोट जाके वहां पे जाके आपका अटैच करेगा। दैट्स वन थिंग। एक और बात याद रखना, इसके साथ साथ दे डू वन मोर थिंग। ये लोग क्या करते हैं, व्हाट दिस हार्मोनल आयोडी डू, इट मेक्स द सर्वाइकल म्यूकस थिक। सर्वाइकल म्यूकस जो होता है, जस्ट वेट अ मिनट, सर्वाइकल रीजन के अंदर, सो सर्वाइकल रीजन में यू हैव अ सर्वाइकल म्यूकस, तो सर्वाइकल म्यूकस जो होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा थिक, दैट विल बिकम थिक। अब आप सोचोगे अगर सर्वाइकल म्यूकस अगर यहाँ पे आपका थिक हो जाता है, देन स्पर्म्स आपके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो अगर सर्वाइकल, अज्यूम दैट ये आपका सर्वाइकल एरिया है यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे म्यूकस एक, सिक्रीशन एक, और अगर ये सिक्रीशन काफी थिक हो जाता है, तो उस थिक सिक्रीशन को स्पर्म्स कभी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सो अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा, सो दैट विल क्रिएट डिफिकल्टी फॉर द स्पर्म टू रीच टू द मेल गैमेट। तो ये चीज भी की जाती है बाय द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, इट विल मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, राइट। इसको अनसुटेबल यहाँ पे किया जा रहा है यूट्रस को, your uterus becomes unsuitable for implantation because of the hormones, that's one thing. Second thing, सर्वाइकल म्यूकस यहाँ पे हो जाएगा थिक। अगर सर्वाइकल म्यूकस यहाँ पे थिक हो रहा है, देन कोई चांस नहीं है कि मेल गैमेट्स आपके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे, कोई चांस नहीं आपका यहाँ पे रहता। तो ये इस तरीके से आपका काम करेगा आपका हार्मोनल आयोडी। दिस इज हाउ द हार्मोनल आयोडी इज गोइंग टू वर्क। तो सर्वाइकल म्यूकस विल बिकम थिक एंड दैट्स व्हाई इट विल बिकम हॉस्टाइल। वो एनवायरनमेंट आपका हॉस्टाइल हो जाता है। हॉस्टाइल मतलब स्पर्म्स डोंट सर्वाइव, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाते वो लोग। So these are the two things you have to know. यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं होता और सर्वाइकल म्यूकस यहाँ पे थिक हो जाता है, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, राइट। सो आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। तो मैंने आपको पहले बोला था कि एक बहुत बढ़िया लाइक टेक्निक है इफ यू वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ नाउ टाइम विद चिल्ड्रंस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वाइडली यूज एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन इन द वर्ल्ड। तो ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया के अंदर, सबसे वाइडली जो एक्सेप्ट किया जाता है, दैट्स गोइंग टू बी द दिस पर्टिकुलर आयोडीज। आयोडीज आर द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स इन द कंट्री। ये सवाल पहले भी आ चुका है, फ्यूचर में भी अगर आया देन यू शुड नो दिस इज द वन, ठीक है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ द आयोडी, और इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। तो यहाँ पे एक बार फिर देख लो, ये 3 एग्जाम्पल दिमाग में बिठा लो बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। एनसीईआरटी के बाहर का कभी कोई ऑप्शन आएगा नहीं, इसमें से बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। सो यू हैव टू बी लाइक याद करना है इन्हें, ऑलराइट, व्हिच आर नॉट इवन मोर नेम्स, ओके। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ऑलराइट। सो अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, आप उसका आंसर मुझे दे सकते हो हैंड रेज करके फटाफट। अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट हैपेंस इन द लैक्टेशनल एमेनोरिया, सो लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो मुझे। व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन लैक्टेशनल एमेनोरिया? क्विकली रेज योर हैंड टू आंसर दिस ताकि हम आगे बढ़ सकें। हैपेंस इन लैक्टेशनल एमेनोरिया। So, all right, some people have raised their hand. खुशी बताइए क्या होता है? सर इस दौरान जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है इन्फेंट्स को, जो मम्मा करवाती है, तो उसमें जो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस होती है, इस वजह से हमारा नहीं हो पाता है कॉन्सेप्शन। राइट, वेरी गुड, दैट वोंट बी हैपनिंग। और इसका टाइम पीरियड कितना रहता है जनरली? 6 months। ओके, ट्रू। whether in this time period ovulation and menstruation will happen, होगा menstruation and ovulation इस टाइम पीरियड के अंदर? नहीं होगा सर नहीं होगा। यस सर। लैक्टेशनल एमेनोरिया के अंदर कभी आपका इस 6 महीने के अंदर you don't find that will be happening over there, okay, right. Then the other thing is going to be your periodic abstinence. Periodic abstinence को कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? What happens in periodic abstinence? अंशिका बताइए, what happens in periodic abstinence में क्या होता है? सर 10 to 17 डेज पे वो फर्टाइल पीरियड होते हैं एंड इस टाइम पे वो चांसेस होते हैं ओवुलेशन के, इसी टाइम पे अवॉइड करते हैं कपल्स coitus. Right, true, right, very true. This is the time when one should avoid the coitus because there is a possibility of getting conceived in this time period. So that's going to be true over here. All right. Yes. Now quickly, anyone tell me
आपका अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर इफ आई इंसर्ट कॉपर टी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, CUT, अगर कॉपर टी CUT अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये किस तरीके से काम करेगा एक नॉर्मल फीमेल के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ रोल इट विल बी प्लेइंग इन द फीमेल. सो अगेन यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस. फटाफट हैंड रेज करिए, उसका आंसर बताइए. सो अगर ये इंसर्ट एज अ डॉक्टर समवन इंसर्ट्स द कॉपर टी इन द फीमेल यूट्रस, then how that is going to work? So again, please raise your hand to answer this. सोचो बेटा, अभी हमने किया था. बस 4 लोग, दैट्स इट. बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी सोचो. मुस्कान बताइए, व्हाट कैन बी हैपनिंग ओवर हियर? सर ये इस पंप की मोटिलिटी को कम कर देगा. ओके, स्पर्म की मोटिलिटी को यहाँ पे कम करेगा. यहाँ से क्या रिलीज किया जा रहा है? सर कॉपर आयन. ऑलराइट. और मुझे बताइए कि ये करने के लिए डू यू हैव टू गो टू अ हेल्थ सेंटर या आप घर पे भी कर सकते हो इंसर्शन? नो सर, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. ऑलराइट, ओके. एंड it is widely accepted method for contraception. That is something we all know. Is it something जो short term के लिए यूज किया जाता है, long term के लिए यूज किया जाता है जनरली ये मेथड? सर लॉन्ग टर्म के लिए. Right, ठीक है. So these are the things you have to know. Now let's jump onto your oral contraceptive. Right? उसके पहले इसका आंसर आप यहाँ पे देना. Choose the right among the following statement. Hand raise करना है इसके लिए. Raise your hand and tell me which of this is going to be a correct answer. So choose the right one among the statement given below. So आपके सामने 4 स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रखी है. अपना हैंड रेज करिए and try to tell me what will be the correct answer over here. So take your time, देख लो आराम से and then raise your hand. आसान सवाल है. हाँ जी सुमालिया, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर बी. ऑलराइट. सना, आपको क्या लग रहा है? सर बी. नहीं. ऑलराइट, ठीक है. एंड आई होप बाकी शिवानी, अंशिका and all the people over there also agreeing with the option B. Yes, IUDs increase the phagocytosis reaction in the uterus. They are going to increase the phagocytosis reaction in the uterus, something we have already discussed. ये जनरली उनका यही काम होता है. Okay, now let's talk about oral contraceptives. So यहाँ पे हम बात करेंगे contraceptive pill की, and which will have a combination of progesterone and estrogen. So again, पॉपुलेशन के अंदर काफी लोग प्रेफर करते हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बिकॉज दे आर इजी टू टेक, राइट? एंड अगेन दे विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर मिलेगा देखने के लिए. दे आर ओरली टेकन, ये ओरली कंज्यूम किए जाते हैं. ठीक है, सो ओरली आप इनको कंज्यूम करते हो स्मॉल डोज के अंदर. अब इनको लिया कैसे जाता है आपको ये समझना पड़ेगा, राइट? याद रखना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी यूज करेगा एज अ मेथड, दे अवॉइड ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन. याद रखना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब यूज किए जाते हैं, दिस ओरल पिल्स अवॉइड करते हैं ओवुलेशन एंड दे आल्सो अवॉइड द इम्प्लांटेशन. ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे इनहिबिट की जाएगी, राइट? अब हमें यहाँ पे समझना है कि इसको कंज्यूम कैसे किया जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. सी, सो एज आई टोल्ड यू, अगर आपको याद होगा, सो अराउंड 1 से लेके 5 डेज के बीच में, 1 to 5 डेज के बीच में, व्हाट यू गेट टू सी, यू हैव अ मेंस्ट्रुअल फ्लो व्हिच विल बी सीन हैपनिंग इन द females, right? So from 1 to 5 days, there's going to be a menstrual flow. It's going to be a menstrual flow, right? So यही टाइम पीरियड के दौरान, या दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन द गर्ल विल स्टार्ट टेकिंग द पिल. सो यहाँ पे इसी टाइम पीरियड लाइक सेकंड या थर्ड डे से वन कैन स्टार्ट टेकिंग द पिल्स, राइट? सो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हो पिल्स लेना. यू विल स्टार्ट टेकिंग द पिल्स, राइट? समझो कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद यहाँ पे पिल्स लेना यहाँ पे स्टार्ट किया. नाउ दिस विल कंटिन्यू, द पिल्स विल बी टेकन टू कंटिन्यू फॉर 21 डेज. ये 21 डेज के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे. सो पिल्स को लेना चालू करोगे आप, और वो आप कंटिन्यू करोगे फॉर अराउंड 21 डेज के लिए. अब 21 डेज के बाद यू विल स्टॉप. 21 डेज के बाद आप क्या करोगे, यू विल टेक अ 7 डेज का गैप. सो 28 डेज के लिए आपने कंटिन्यूसली यहाँ पे अपने पिल कंज्यूम किया, उसके बाद यू विल हैव अ 7 डेज का गैप. सो आफ्टर दैट यू विल टेक अ 7 days gap. So there will be a 7 days gap. और 7 days के गैप के बाद, so you will take a 7 days gap. So 7 days gap के अंदर बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है, this is a gap when taken so that again you can have a menstrual flow. ये 7 days का जो गैप होता है, इसके अंदर again you will have the menstrual flow. इसके अंदर menstrual flow यहाँ पे होगा. And after this, या menstrual flow के दौरान ही you can again start taking the pill. आपको सेम साइकिल यहाँ पे रिपीट करना है. सो अगेन इसी फ्लो के दौरान ही व्हाट विल डू, विल स्टार्ट टेकिंग द पिल अगेन. सो यहाँ से आप वापस से अपना साइकिल अपना यहाँ पे आप स्टार्ट कर दोगे, राइट? सो अगेन यू फ्रॉम हियर यू विल स्टार्ट टेकिंग द पिल्स ओवर हियर. सो ये पॉइंट्स आप वापस से
पिल्स कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो, और यही साइकिल बार बार आपका रिपीट किया जाएगा. सो अगेन इट विल बी रनिंग फॉर द 21 days. अब ये साइकिल तब तक रन किया जाता है until the girl is like very sure that she doesn't want to get conceived, right? तो जब तक उसका प्लान है पूरा रेडी उसका कि उसे कंसीव नहीं करना, she is going to continue with this particular kind of cycle, और वो उसे कंज्यूम कर सकते हैं. As soon as a couple decides कि नहीं अब now they want to have a family, then they can stop taking the pills. It is as simple as that. तो आपको इस साइकिल याद रखना है. So you will start initially during the menstrual flow के टाइम पे इसे स्टार्ट कर दिया जाता है, then you will continue for the 21 days, and then there's going to be a 7 days का gap. So during that gap there's going to be a menstrual flow, and then again you will start with the same cycle. तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे this is a cycle which has to be followed with the oral contraceptive pills. ठीक है. Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle, जो मैंने आपको बोला वहां पे. Okay. Then after a gap of 7 days during which menstruation occurred, menstruation means something I've told you, everything coming out in a form of the blood from the vagina. So menstruation is going to occur over there, and it has to be repeated in the same pattern till the next female desire to prevent a conception. So वापस वही 7 days का गैप आपने लिया और पूरा साइकिल आपको वापस से अपना रिपीट करना है यहाँ पे. So this is what it has been done. और याद रखना यहाँ पे पिल्स के अंदर you have a combination of estrogen and progesterone. Okay. अब इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आई वुड से एक बहुत ही अच्छा लाइक पिल्स जो यहाँ पे जो यूज की जाती है, जो बनाई गई है, दैट इज अ सहेली पिल्स. अब सहेली के साथ इंटरेस्टिंग बात क्या है, इट इज अ नॉन हार्मोनल पिल. इसका भी सेम काम होता है, राइट? याद रखना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर गोइंग टू अवॉइड द ओवुलेशन एंड योर इम्प्लांटेशन. सो इट इज गोइंग टू बी नॉन हार्मोनल पिल. ठीक है. सो नॉन हार्मोनल, या इसको आप कह सकते हैं नॉन स्टेरॉइडल पिल भी आप इसे यहाँ पे बोल सकते हो. सो ये काफी वाइडली कंट्री में यूज की जाती है. ओके. एंड इट हैज अ लेस साइड इफेक्ट. इसके साइड इफेक्ट जो यहाँ पे होते हैं आपके यहाँ पे काफी कम होता है. सो यू फाइंड जनरली द साइड इफेक्ट ओवर आर क्वाइट लेस. आपको यहाँ पे याद रखना है कि सहेली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये बनाई गई थी एक लैब के अंदर, CDRI, दैट स्टैंड्स फॉर अ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज समथिंग यू विल फाइंड इन लखनऊ. ये भी पूछा जा सकता है कि CDRI है कहाँ पे. सो नो दैट दिस समथिंग इट इज सीन इन लखनऊ. तो यहाँ पे बनाया गया था आपका सहेली एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो आपका होता है नॉन स्टेरॉइडल. ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन आता है इसलिए. सो इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल ड्रग जो कंज्यूम किया जा सकता है. ओके. देन यू हैव समथिंग लाइक इम्प्लांट्स. अब इम्प्लांट्स यहाँ पे क्या होता है? सो व्हाट यू गेट टू सी ना, दैट कई बार क्या होता है दैट पीपल आर नॉट ओके विद टेकिंग पिल्स. वो लोग प्रेफर नहीं करते कि पिल्स लेना है, रेगुलरली उन्हें पिल्स लेना, वो प्रेफर नहीं करते. तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं जो स्टील के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, और इसको आप बॉडी के अंदर आप वैसे लाइक सर्जिकली आप इम्प्लांट कर सकते हो. सो एक डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर ये इम्प्लांट्स लेगा. ये इम्प्लांट्स आर गोइंग टू हैव अ सेम रोल. ये लोग भी क्या करेंगे, ये इम्प्लांट्स रिलीज करेंगे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. सो यार इतना दैट सो स्मॉल, ये एक छोटे से इम्प्लांट्स आपके होंगे जिनके अंदर से दोनों हार्मोन रिलीज किए जा सकते हैं, इधर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. अब ये जो इम्प्लांट्स है, इधर ये प्लास्टिक के बने हुए हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं स्टील के बने हुए. और इसको आप लगाते हो बॉडी के अंदर. सो बॉडी के अंदर कहाँ लगाते हो? लाइक आर्म्स के अंदर, राइट? आर्म्स के अंदर उसे इंसर्ट कर दिया. सो डॉक्टर एक छोटा सा कट करेगा वहां पे, उसे वहां पे वो इंसर्ट कर देगा, राइट? इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर ये इम्प्लांट इंसर्ट करा जाता है फीमेल के अंदर, तो उसे फिर पिल्स लेने की जरूरत नहीं है. जो पिल्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे थे, वही ये इम्प्लांट्स भी यहाँ पे रिलीज करेंगे. द सेम थिंग इज बीन रिलीज्ड बाय दिस इम्प्लांट्स ओवर हियर. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि दे आर सिमिलर टू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, and progesterone alone or in combination of estrogen is it is going to release. इधर प्रोजेस्टेरॉन अकेला यहाँ पे रिलीज करेगा या फिर कई बार एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ इसे रिलीज किया जाएगा. अब जब ये रिलीज किया जा रहा है तो याद रखना इनको हम इम्प्लांट कहाँ पे कर रहे हैं? आर्म के नीचे, राइट? विद इन द आर्म यू हैव टू इम्प्लांट देम, राइट? फायदा क्या है? यू डोंट हैव टू टेक द पिल्स, और ये काफी लंबे टाइम के लिए आपके लिए पर्पस सर्व करेंगे. सो कई बार इम्प्लांट्स होते हैं जो काम करते हैं फॉर 6 months, फॉर ईयर, राइट? तो 6 महीने, साल के लिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग कंसीव्ड, बिकॉज आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कभी सुटेबल कंडीशंस होगी नहीं फॉर द फर्टिलाइजेशन, फॉर द इम्प्लांटेशन. ओके.
सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो इम्प्लांट्स याद रखना, ये काफी अच्छा तरीका है उनके लिए जो लोग रेगुलरली पिल कंज्यूम करना नहीं चाहते. दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वे ओवर हियर. ठीक है, ऑलराइट. देन वी हैव समथिंग लाइक योर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो यहाँ पे जो आपके सामने पिक्चर आपके आ चुकी है, दैट इज एग्जांपल ऑफ योर इमरजेंसी contraceptive. These are my emergency contraceptives. अब जनरली ये यूज तब की जाती है when you haven't used any of the contraceptives and you want to avoid the pregnancy, right? So वो टाइम पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए जा सकते हैं. तो इसमें आपको दो एग्जांपल आपके यहाँ पे, you can see the IPL and unwanted 72 are the one. इनको यूज किया जाता है विद इन द 72 आवर्स. 72 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर ही इनको यूज करना होता है. यू हैव टू कंज्यूम देम, right? So याद रखना, emergency contraceptive has to be used within 72 hours after coitus. It has to be consumed within 72 hours of coitus. अब जनरली देखा ये गया है that in case if a girl has undergone a sexual assault, then वो टाइम पे a doctor will give that girl emergency contraceptives, right? या अगर किसी को if someone has undergone an unprotective coitus, then also they can go for this emergency contraceptives. So ये बात भी, like this is also something you can know, right? इसके अंदर synthetic hormones होते हैं which are going to make sure that implantation does not happen. Okay, so याद रखना, they are my emergency contraceptives and taken within the 72 hours to avoid the possible pregnancy due to rape or unprotected coitus, right? तो इस condition के अंदर इनको हम use कर सकते हैं. So this is something you have to know, right? So we are done with the oral contraceptives. Now we can jump onto your sterilization program. अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे सर्जिकल मेथड. अब सर्जिकल मेथड स्टार्ट करने के पहले मुझे पहले बता दो कि आई होप यहाँ पे सबको समझ आ रहा है. आकाश, अंशिका, आयुष, how it's clear to all of you? दिशा, Yes, sir. दो दिशा हो रहा है, दो दिशा हमारे पास. आई होप दोनों दिशा को यहाँ पे समझ आ रहा है what we are doing. गायत्री, जहीदा, खुशी, मुस्कान, मंताशा, I hope it's clear to you as well. In case कोई query है तो पूछ लो. That's why I'm asking you. Same question goes for पीयूष, पूजा, प्रियांशी. यहाँ तक सब समझ आ रहा है? All right. Then someone has a question क्या? Just wait. Someone had a question. Yeah, Gayatri has a question. Gayatri, tell us क्या है आपका सवाल? बोलिए. Sir, can you also repeat about the implants? Sir. What will be happening in the implant, Gayatri? In implant, what you get to see that these implants are like small structures over there, right? And the small structures are made up of either of a plastic or they are made up of the steel. So now you have to insert them underneath the arm, right? And they are going to release small amount of progesterone and estrogen on a regular basis. So they work similar to the oral contraceptive. The only advantage over here is going to be that once you implant them under the skin, you don't have to worry about taking the oral contraceptives, right? You implant them and you can like go back to your normal life and there's no possibility of getting conceived because they are going to release some hormones like your progesterone and estrogen, right? So they work similar to the contraceptive only, oral, but वो लेना नहीं पड़ रहा आपको यहाँ पे. पता चला गायत्री में क्या कर रहा हूँ? Is this clear to you? Yes, sir. हाँ, सुमालिया, tell us, बताइए. सर ये मतलब रिमूव कर लिए जाते हैं क्या बाद में जब? हाँ. So basically क्या होगा ना सुमालिया कि let's assume कि implant करा दिया and after 6 months it is no longer functional. ठीक है? So it is a very small incision. ये skin के अंदर subcutaneous small incision आप करते हो, उसमें आप लगाते हो. तो doctor will come out there and can remove that thing, right? So it can very easily removed as well. Right? जो कर भी लिया जाता है बाद में. So that is why अगर आप देखोगे तो इसको implant भी ऐसे जगह पे करते हो जहाँ से remove करने के लिए it's much more easier, right? And it's a very small structure. So can be easily inserted and can be easily removed as per the if it is not required. समझो 4 महीने बाद couple decide that they want to have a family, then a doctor can simply remove that thing, right? उसको एक small incision लेके उसे वहां से remove कर सकता है. ठीक है? हाँ जी, people have raised their hand. I hope it's clear to you, Somalia. प्रियांशी बताइए क्या सवाल है आपका? सर जैसे कि हार्मोन से प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इसकी वजह से कैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा? ओके, प्रियांशी, इसके लिए आप थोड़ा सा क्लास का थोड़ा सा रुकेगा आप, क्योंकि उसके अंदर है ना मुझे आपको एक टॉपिक समझाना पड़ेगा. दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है? सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दैट विल नॉट हैपन. ठीक है? सो जस्ट वेट फॉर 5 minutes आफ्टर द क्लास, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. प्रियांशी, ठीक है? मंताशा, आप बताइए आपका क्या सवाल है?
सर ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स और यूडीआई की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? So that won't be happening. So it's okay. Even if those, see, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं और उससे अगर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर लाइक हमारा फॉलिकुलर फेज नहीं हो रहा, so that is won't create a problem over there. उससे कोई दिक्कत नहीं आती. It doesn't affect the like आपका reproductive fertility कोई affect नहीं करता. मंताशा, समझ आ रही मेरी बात? It won't affect the reproductive fertility over here. Right? Okay, sir. Your menstruation अगर नहीं भी हो रहा, that's okay. Once you stop consuming those things, then the menstruation can happen again normally, and ovulation can happen normally. Right? वो बस उसे inhibit कर रहा है ovulation को. Okay. So let's do one thing. अच्छा, let's do one thing. मैं सिलेक्शन आपको बाद में कराता हूँ, पहले आपको यहाँ पे वो सवाल समझाता हूँ जो आपने पूछा ना यहाँ पे कि ये हार्मोन कैसे अवॉइड करते हैं या कैसे हेल्प करते हैं टू अवॉइड इम्प्लांटेशन, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे. आई होप सबको सवाल यहाँ पे समझ आया. सवाल यहाँ पे ये है प्रियांशी का, एंड आई थिंक इट शुड बी देयर इन ऑल ऑफ योर हेड, कि हार्मोन्स हेल्प कैसे कर रहे हैं कि इम्प्लांटेशन आपको यहाँ पे ना हो. राइट? बट उसके पहले एक बार फिर मैं सबसे बाकी लोगों से पूछना चाहूंगा. आई थिंक शगुन, शिवानी, शिखा, शिवानी, सोनाली एंड सुमाली, आई होप इट्स क्लियर टू यू. जो भी अभी तक हमने यहाँ पे करा है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, ओके. नाउ लेट्स सी what has been happening because of those particular hormone. तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं. Let's try to see that. अब मैं इसको है ना काफी इस तरीके से समझाऊंगा जहां से आपको समझ आए, slightly in a shorter way, but try to focus over here. See, when a girl hits a puberty, जैसे ही गर्ल puberty hit करती है, as soon as a girl is going to hit the puberty, right? So what will happen ना? गर्ल के ब्रेन में से you have a gland, so within the brain there's going to be a gland, so within the brain there's going to be a gland, and that gland over there is called as your pituitary gland. So you have a pituitary gland which is going to be there in the brain. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पिट्यूटरी का, PIT लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. that's a pituitary gland which will be seen in the brain. अब ये जो pituitary gland आपको ब्रेन के अंदर मिलेगा, which will be there in the, like all of us has that, ये क्या करता है, as soon as you hit the puberty, what will happen, it will start releasing some hormones. यहाँ से आपके कुछ hormones आएंगे, like you will have a release of your FSH, follicle stimulating hormone, and going to release something like your LH. So LH and FSH आपका यहाँ से रिलीज किया जाता है. कब हो रहा है ये रिलीज? when a boy and a girl hits a puberty. अभी हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, राइट? सो जब ये LH और FSH आएगा तो ये करेगा क्या? अब अगर याद रखना, जब LH और FSH आपका यहाँ पे आता है, रुको, LH और FSH जब आपके यहाँ पे आएगा, so what it is going to do over here, इसका पर्पस यहाँ पे क्या होता है, so इसको हम यहाँ पे देखते हैं. So LH और FSH जब आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, ये जाके ओवरी को जाके कुछ बोलेगा. So it will go and tell the ovary, it will go and target the ovary. तो ये बेसिकली जाके ओवरी को टारगेट करेंगे. तो LH भी जाएगा और FSH भी जाएगा. It will go and target the ovary. अब ये ओवरी को जाके क्या बोलते हैं? ओवरी को जाके ये लोग बोलते हैं that you start developing the follicle. बेसिकली लोग क्या कहते हैं जाके कि आप फॉलिकल्स को डेवलप करो, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लोग उस साइड को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. सो दे आर गोइंग टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स. सो दे आर गोइंग टू प्रमोट फॉलिकल डेवलपमेंट. अब आप सोचेंगे कि सर ये फॉलिकल डेवलपमेंट क्या होता है, तो एक काम करो, 2 मिनट के लिए उसका आप भूल जाओ. क्या है फॉलिकल डेवलपमेंट? आप इतना यहाँ पे याद रखना कि आप यहाँ पे उस साइड ग्रो करेगा, जो एग होता है वो आप यहाँ पे डेवलप करेगा. राइट? अब ऐसे याद रखो, यहाँ पे जो एग होता है वो करता है आप यहाँ पे डेवलप. राइट? अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपका 6 से 13 दिनों के बीच में आपका एग डेवलप करेगा. राइट? 6 to 13 डेज के टाइम पे. 14 डे पे क्या होता है, कोई बताओ मुझे, अनम्यूट करके फटाफट. 14 डे पे क्या होगा? Ovulation. So 14 डे पे you will find there's going to be ovulation which will be happening. So that means ये जो एग होगा ये यहाँ पे आपका रिलीज कर दिया जाएगा. राइट? जो एग यहाँ पे डेवलप कर गया होगा, समझिए एग यहाँ पे डेवलप कर चुका है, ये आपका यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द ओवुलेशन. सो ड्यूरिंग द ओवुलेशन दिस विल बी रिलीज्ड. ये आपका यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. राइट? अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब आप पे रिलीज हो चुका है एग, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका स्पर्म आएगा वहां पे और फर्टिलाइज करेगा उसके एग के साथ. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ओवर हियर. राइट? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर आपके बॉडी में होता है हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अगर आपके बॉडी में होता है हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, राइट, इफ यू हैव हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड,
तो प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है? समझो अगर कोई पर्सन, कोई अगर लड़की जो अगर पिल्स ले रही है तो उसके अंदर क्या होगा, यू विल हैव द प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड। तो प्रोजेस्टेरॉन पता है क्या करता है? इट विल गो एंड टेल द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलेगा कि आप रिलीज नहीं करेंगे एलएच और एफएसएच। इट विल गो एंड टेल द एंटीरियर पार्ट कि आपको कोई जरूरत नहीं है एलएच और एफएसएच को रिलीज करने की। सो इट विल गो एंड टेल द एंटीरियर पार्ट not to release LH and FSH। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखने की, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो जाके इंटीरियर पार्ट को जाके क्या बोलेगा कि आप LH और FSH को आप रिलीज मत करो। अब आप मुझे बताइए कि अगर प्रोजेस्टेरॉन जाके इसको कह रहा है कि आप LH और FSH को रिलीज मत करो, तो सिंपल सी बात है, ओवुलेशन तो होने से रहा, फिर ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा। फिर आपका यहाँ पे समझ पा रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि जब FSH और LH आपका यहाँ पे होता है तभी तो आपका फॉलिकल डेवलप करता है, तभी तो आपका एग डेवलप करता है। अगर इसको हम आने ही नहीं देंगे तो आपका एग डेवलप करेगा ही नहीं। अगर आपका एग डेवलप करेगा ही नहीं, then what will happen? Ovulation will not take place। यही प्रिंसिपल के ऊपर आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है। तो जब उसमें लिखा गया ना इनसाइड में भी कि आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज गोइंग टू अवॉइड द ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो अब आप इस बात को समझो कि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रहता है ब्लड के अंदर, सो दैट वोंट अवॉइड, दैट विल नॉट अलाउ एनी टाइम ऑफ ओवुलेशन। और वो क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज ये जाके उन्हें बोलता है इट विल नॉट अलाउ द एंटीरियर पार्ट टू रिलीज LH एंड FSH। तो इसलिए इस तरीके से आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अवॉइड करते हैं ओवुलेशन होने से। इस तरीके से वो मदद करते हैं कि कोई चांस ना बने प्रेगनेंसी का। क्या ये वाली बात समझ आ रही है प्रियांशी? इज दिस थिंग क्लियर टू यू प्रियांशी? यस सर। ठीक है, अब इसको मैंने हाफ तरीके से आपको बताया, इट हैज सम मोर कंपोनेंट, बट ये चीज अगर आपको समझ आ रही है, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे काम करते हैं, राइट? We haven't done the complete all the phases over there, but this will give you the idea that how the oral contraceptive is going to work, how does hormones will avoid the pregnancy। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखनी है। So let's keep it up to here only, इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं। We will be doing the oral contraception, तो हमारे यहाँ पे हो चुका है। We'll start with the surgical method from the next class। ठीक है, तो पहले ये देख लो कि आज क्लास हमने क्या किया है। In the today's class we have done this oral contraceptives, जिसमें हमने देखे emergency contraceptives, we have seen the implants, and then we have seen the regular pills। रेगुलर पिल्स में सही याद रखना, एक तो इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, इट्स अ नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉइडल हार्मोनल। इसके साइड इफेक्ट काफी आपके यहाँ पे कम रहेंगे, एंड इट विल हैव इसका लेने का तरीका क्या है, हैज टू बी रिमेंबर्ड। इट हैज टू बी टेकन फॉर 21 days, देन गैप, देन अगेन फॉर 21 days you have to take them। So that's a cycle you have to run in this, right? CDRA याद रखना, लखनऊ में आता है और यहाँ पे ही आपका सहेली एज अ ड्रग बनाया गया था। So that should be clear to you। And इसके पहले then we have discussed everything in terms of the IUDs। We have done the IUDs, we have done the barrier method, and we have also done our natural contraceptives। अब इतना हमने यहाँ पे कर लिया। अब एक काम करते हैं, क्लास के बाहर निकलने के पहले एक दो क्वेश्चन के आंसर दे दो, एंड देन आपको मैं फ्री कर दूंगा। ठीक है, सो एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे हो सकते हैं नीट वाले क्वेश्चन। तो इसका आंसर मुझे बता सकते हो आप लोग हैंड रेज करके। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? बताइए, कॉपर टी का काम क्या होता है? याद रखना ध्यान से, कोई कॉपर टी लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कॉपर रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, सो रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर ओवर हियर। फटाफट हैंड रेज करिए, बड़ा आसान सा सवाल है आपका यहाँ पे। व्हाट इज द रोल ऑफ अ कॉपर टी? ऑप्शन यहाँ पे देख लो एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। कॉपर टी मतलब कॉपर आयन रिलीज कर रहा है। ऑलराइट आयुष, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। आयुष को यहाँ पे ऑप्शन बी आपका लग रहा है, ठीक है। शगुन, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। पूजा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। कॉपर टी कॉपर आयन को रिलीज करके स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेगा, तो कोई चांस रहता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने का। द स्पर्म विल नॉट एबल टू रीच टू द फैलोपियन ट्यूब। सो यस, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, देन व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? जो प्रोजेस्टेरॉन आ रहा होता है उसका क्या रोल होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर? अगेन टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds एंड देन रेज योर हैंड। राइट, ठीक है, बताइए खुशी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑलराइट, सुमाली, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। एंड सोनाली, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन ए बिकॉज़ माय करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही। सो इट इज गोइंग टू इनहिबिट द ओवुलेशन। यहाँ पे ओवुलेशन आपका यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 23 का आंसर आप वैसे ही मुझे अनम्यूट करके आप लोग बोल दो। वैसे ही अनम्यूट करो और बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा 23 का। प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन।
is always going to be the first one. This will be seen in my oral contraceptive, right? तो आप देख पा रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चन नीट के अंदर आते हैं. That is why we focus on few things ज्यादा, so that you have a concept clearance over there, right? बाकी भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो आप बाद में कर पाओगे जब हम पूरा चीजें हम कवर कर लेंगे, then we'll be able to solve them, right? So we'll solve number of questions based on them. ठीक है? So that is something we have done. Now before you leave the class, just let me know few things over here. 2 मिनट रुक जाओ. क्लास से जाने के पहले just let me know couple of things.